Hello guys, welcome to my YouTube channel and in this video we are going to learn about the expansionist policies. Expansionist policies of Britishers. Again let's see कि expansionist policies की Britishers को जरूरत क्यों पड़ी. Let's see this 1 minute. देखिए क्या था, ब्रिटिशर्स को पूरे के पूरे इंडिया पर कॉन्क्वेस्ट करना था. दे वांटेड टू कॉन्क्वेस्ट ऑल ओवर द इंडिया. अब वो किस तरीके से करते, उनके पास दो तरीके थे, उन्होंने दो तरीके अपनाए. फर्स्ट वाज वॉर एंड द सेकंड वाज पॉलिसी. कि जो मार से मान जाता उसे मार से मना लेते और जो प्यार से मान जाता उसे प्यार से मना लेते. अब वॉर में भी देखो उनको ना दो लोगों से लड़ना पड़ा. फर्स्ट वर यूरोपियन पावर्स एंड द सेकंड वर इंडियन पावर्स. अब जो मेजर यूरोपियन पावर्स या फिर जो यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई वो थी पोर्चुगीज, डच, डेन्स एंड फ्रेंच. फ्रेंच के साथ इनकी 3 कार्नाटिक वॉर्स हुई थी. सिर्फ फ्रेंच ही ऐसे निकले थे थोड़े बहुत जो टक्कर के निकले ब्रिटिशर्स के, बाकी सब तो लुल्ले थे. अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में कुछ पावर्स थी जो ब्रिटिशर्स को टक्कर दे रही थी और उनके लिए खतरा बन सकती थी. जैसे कि बंगाल, तो बंगाल के साथ हुई 2 लड़ाइयाँ, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है? देन कम मैसूर. मैसूर के साथ 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी. देन मराठा. मराठा के साथ 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई. एंड देन केम सिख. सिख के साथ 2 एंग्लो सिख वॉर्स हुई थी. इन सब में ही जो हुआ ऐसा था कि ब्रिटिशर्स जीत गए, है ना? विक्टर साबित हुए ब्रिटिशर्स. और कुछ और एंग्लो वॉर्स भी हुई थी, जैसे कि एंग्लो बर्मा वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो तिब्बतन वॉर एंड एंग्लो नेपालीज वॉर. ओके, पर अब ये है ना कि ये वाली जो एंग्लो वॉर्स है ये बहुत ही ज्यादा मिसलेनियस टॉपिक है एंड आई विल कवर दिस टॉपिक इन आगे की वीडियोस. अभी मैं बता दूं तो ये जो वॉर वाला सेक्शन है अबाउट this and this I've already covered in my previous videos. In this video we are going to talk about the policies और जैसे हम ये policies की बात कर लेंगे हमारा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पूरा खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स. ओके, अब पॉलिसीज में कौन कौन सी पॉलिसीज थी. सबसे पहली थी रिंग फेंस पॉलिसी. रिंग फेंस पॉलिसी. सेकंड वाज सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस and the last but not the least most famous doctrine of lapse. देखो भाई, बाकी के बारे में किसी को पता हो चाहे नहीं पता हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में तो सबको पता ही रहता है. अब इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिसीज के बारे में, रिंग फेंस, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए अब पढ़ते हैं हम रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में. रिंग फेंस पॉलिसी ना बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल है. आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे. Now let's understand this. See, assume this is India. I know not a very good India, मेरे हाथों से बना हुआ, but still consider it as India. अब ये वाला पार्ट जो है वो बंगाल का है. ब्रिटिशर्स को बंगाल मिल गया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी के बाद उन्हें बंगाल मिल चुका था पूरी तरीके से. अब बंगाल को प्रोटेक्ट भी करना था, तो प्रोटेक्ट कैसे करते. बंगाल के जस्ट बगल में यहाँ पे था अवध. ब्रिटिशर्स ने अवध को कभी कब्जाया नहीं, मतलब कभी इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरएवर, पर कुछ समय के लिए वो चाहते तो अवध को कब्जा सकते थे, पर उन्होंने कब्जाया ही नहीं, इससे दोस्ती बनाए रखी. दिस इज अवध. और जब भी कोई हमला करता तो सबसे पहले अवध के सामने आते, है ना? अवध का सामना करना पड़ता अगर उन्हें बंगाल तक आना है तो ब्रिटिशर्स क्या करते, अपनी आर्मी को यहाँ पर तैनात कर देते, जिसकी वजह से यहीं पर जो भी इन्वेड करने आ रहा था वो यहीं पर हारा जाता. तो जो इन्वेडर्स हैं या फिर अटैकर्स हैं वो बंगाल तक नहीं पहुंच पाते थे. ठीक है, इस तरीके से बंगाल को प्रोटेक्ट किया बाय यूजिंग अवध एज अ बफर स्टेट. ओके, रिमेंबर दिस टर्म बफर स्टेट, है ना?
अगर सीधी सीधी भाषा में बात करें हम, मानिए ये आपका घर है, ये मेरा घर मैं मान लेती हूँ, एम प्रियांशी, ये मेरा घर है। अब मैंने इसके चारों तरफ फेंसिंग कर दी, दिस इज फेंसिंग, ओके, घेराबंदी टाइप ऑफ, वो तार की फेंसिंग होती है ना, मैंने ये कर दी। अब कोई भी आएगा तो सबसे पहले उसको इस फेंसिंग से निकलना पड़ेगा। अगर ये फेंसिंग में मैंने इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दी तो और ही कोई नहीं आ सकता। कांच वांच लगवा दिए, पैनी वैनी करवा दिए, सब कुछ करवा दिया, तो कोई भी आ नहीं पाएगा, है ना। और कोई भी मेरे घर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो मेरा घर तो प्रोटेक्टेड है। अब आप इसी फेंसिंग वाले एरिया को, इतने एरिया को मान लीजिए अवध, है ना, ये अवध है, और ये जो मेरा घर है ये बंगाल है। अब आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम यही चीज हो रही है। अगर बंगाल तक किसी को पहुंचना है तो उसे अवध से होकर निकलना पड़ेगा, और अवध की ये जो बाउंड्री पार करनी है वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अवध और बंगाल में जो अंग्रेज बैठे हैं उनकी सेना, दोनों का ही सामना करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ जाता था। और ये लोग यहाँ से अपना बंगाल प्रोटेक्ट बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे थे। इसका सिमिलर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नीचे की तरफ मद्रास भी है। मद्रास वॉज ब्रिटिशर्स फोकल पॉइंट। मद्रास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए, और वो बहुत अच्छा खासा फोकल पॉइंट था उनके लिए। अब ये इसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे? थ्रू कर्नाटिक, दिस इज कर्नाटिक, ओके। अब ब्रिटिशर्स ने कभी भी कर्नाटिक को ऐसे हत्याया नहीं, उससे अच्छी दोस्ती रखी, ठीक है, जब तक काम पड़ा तब तक अच्छी दोस्ती रखी, ताकि ये सब कुछ प्रोटेक्ट कर सके, है ना, लोगों से, अपने मद्रास को प्रोटेक्ट कर सके बाकी जितने भी अटैकर्स आते उनसे। अच्छा, अब अगर उसे कर्नाटक पे थोड़ा सा पकड़ चाहिए था, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, जो हैदराबाद है, हैदराबाद से भी अच्छे रिलेशंस रखे, जिसकी वजह से डबल प्रोटेक्शन। और कभी कभी हैदराबाद भी ना मुंह बना लेता था, या फिर गुस्सा हो जाता था, या फिर ये भी एनिमी लाइंस में चला जाता था। तो जब ऐसा होता तो ये जो कर्नाटक है ना, ये बहुत साथ देता था मद्रास का। तो कर्नाटक एंड हैदराबाद बोथ एक्टेड एज द बफर स्टेट्स और द बफर जोन फॉर मद्रास। मद्रास इस तरीके से बचा रहा। आपको इस चीज से रिंग फेंस पॉलिसी अच्छे से समझ में आ जाएगी। रिंग फेंस इज लाइक, creating a kind of a ring. Okay, this is a ring for your main state that you want to protect. मैं बंगाल को प्रोटेक्ट करना चाह रही हूँ तो मैंने अवध को निशाने पर लगा दिया। अब वैसे ही मैं अगर मद्रास को प्रोटेक्ट करना चाह रही हूँ तो मैंने कर्नाटक और हैदराबाद को लाइन पर लगा दिया। ओके, ना अगर कोई भी पहले अटैक हुआ तो हैदराबाद और कर्नाटक ही होगा, और मैंने इन लोगों को दोस्त बना रखा है। सो दिस वाज इट अबाउट द रिंग फेंस पॉलिसी। ये रिंग फेंस की पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग लेकर आए थे, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ओके। अब अगर देखें तो ब्रिटिशर्स को किन किन से खतरा था, तो सबसे पहले तो मराठा, जो कि हमने देखा एंग्लो मराठा वॉर्स भी हुई थी, है ना। अफगान इन्वेडर्स, अफगान इन्वेडर्स से भी बहुत ज्यादा खतरा था, इसकी वजह से भी ये लोग रिंग फेंस की पॉलिसी यूज करते थे। हैदराबाद वॉज ऑल्सो देयर। अब हैदराबाद का ऐसा था कि थोड़े टाइम तक तो वो मुंह बनाया था, फिर बाद में चलकर वो दोस्त बन गया था ब्रिटिशर्स का। इसलिए आप कभी भी कहीं पे भी ये नहीं देखोगे कि एंग्लो हैदराबाद वॉर हुई हो। एंग्लो हैदराबाद वॉर हुई ही नहीं है। निजाम और ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहे थे, ठीक है। और मैसूर, मैसूर से भी उन्हें खतरा था, क्योंकि मैसूर तो यहीं पर लगा हुआ था ना, यहाँ पर मैसूर लगा हुआ था। तो अब देखो ये जो मैसूर था इसके साथ भी एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है, एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज टू टॉपिक्स। एंग्लो अफगान वॉर आई एम गोइंग टू कवर इन माय नेक्स्ट वीडियोस, जिसमें मैं मिसलेनियस एंग्लो वॉर्स के बारे में बताऊंगी। और हैदराबाद के साथ कभी वॉर ऐसी हुई नहीं। हैदराबाद से एक समय तक ही, थोड़े बहुत समय तक ही खतरा था, फिर खतरा नहीं रहा। सो हैदराबाद तो एक समय के बाद दोस्त बन गया था। थोड़ा सा स्लाइड पे देख लेते हैं कि मैंने कवर किया सब कुछ के नहीं। तो रिंग फेंस पॉलिसी तो देखो 1765 से लेके 1813 तक थी, ठीक है। और ये किस चीज के लिए होती थी? टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर बाय डिफेंडिंग द फ्रंटियर्स ऑफ द नेबर, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू।
कि अगर बंगाल को बचाना है तो अवध को बचा लो। दिस वाज अवध, दिस वाज बंगाल। अवध को बचाओगे, बंगाल अपने आप बच जाएगा। आपके पास इसमें बेनिफिट क्या है, दो आर्मी लड़ेंगी, अवध की भी और ब्रिटिश की खुद की भी। अब जैसे एप्लीकेशन में यही चीज बताई हुई है कि ईआईसी डिफेंडेड अवध टू प्रोटेक्ट बंगाल फ्रॉम मराठा एंड अफगान इन्वेडर्स। अवध बोर द कोस्ट ऑफ दिस डिफेंस। सी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। मैं बस इसलिए थोड़ा सा रीड कर देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि आई एम नॉट कवरिंग एनीथिंग, जो भी लिखा हुआ है जैसा भी है। सी, इसके पीछे लॉजिक क्या था, इफ द नेबर्स हाउस बर्न्स माइन इज इन डेंजर, कि अगर अवध खतरे में है और अवध गया तो ये मान लो अगला हमला तो बंगाल पे ही है। तो उनका सेम सेम यही था कि हम पहले बाहर को बचा लेंगे ना तो हम भी बच जाएंगे। So this was it about the policy of ring fence. Let's come to another policy, that is subsidiary alliance. देखिए अब आते हैं सब्सिडरी अलायंस पे। सब्सिडरी अलायंस जो है वो लेकर आया था वेलेस्ली। वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस करी थी सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम, जो कि चला था 1798 से लेके 1805 तक। अब इसमें क्या होता था बेसिकली, अब देखो आप नाम से समझो सब्सिडरी अलायंस, मतलब इसमें ये है कि कोई सब्सिडी दे रहा होगा, सब्सिडी समझते हैं ना, सब्सिडी जो मिलती है अभी, कोई सब्सिडी दे रहा होगा, है ना, और कोई सब्सिडी ले रहा होगा, और सब्सिडी के बदले में कुछ ना कुछ तो दे रहा होगा। तो जो सब्सिडी देते थे वो देते थे इंडियंस। ओके, इंडियन स्टेट, इसको नेटिव स्टेट भी बोला जाता है। ओके, इंडिया इज नोन एज नेटिव स्टेट एज वेल। इंडिया देती थी सब्सिडी और उसके बदले में उन्हें मिलते थे सोल्जर्स, यू नो, ट्रूप। एक तरीके से आर्मी मिलती थी इंडियन स्टेट्स को। अब आप इसको ना थोड़ा इस तरीके से समझ लो कि मैं हूँ, ठीक है, मैं प्रियांशी मान लो, भाई मेरा नाम तो प्रियांशी है, मैं प्रियांशी हूँ, ठीक है। और मैंने बोला कि भाई आप हो ना, आपका जो पड़ोसी है वो सही नहीं लग रहा, वो आपसे नफरत करता है और आपको ना उससे प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, ये रहा आपका घर और ये रहा दूसरे पड़ोसी का घर। अब मैं बोल रही हूँ कि ये आदमी जो है ना ये सही नहीं लग रहा है, ये ना आपसे नफरत करता है और आपको इससे प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो पूछता है कि भाई कैसे प्रोटेक्ट करें, क्या करना चाहिए। तो कहता है एक काम करो, मैं आपको आर्मी दे देता हूँ, और मैं आपको आर्मी दे रहा हूँ, वो आपकी बहुत अच्छी से रक्षा करेगी, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब वो आदमी कहता है कि भाई ये तो ठीक है, पर इसका खर्चा कौन उठाएगा। मैंने बोला कि भाई आपके यहाँ है, आपकी सुरक्षा कर रही है, तो आप ही को उठाना पड़ेगा खर्चा। वो कहता है चलो भाई ठीक है, मैं अब एक बात बताओ, मेरी आर्मी है और फिर आपकी दी हुई आर्मी भी है, ये दो दो आर्मी का खर्चा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं बोलती हूँ कि एक काम करो, आप अपनी आर्मी को हटा दो, वैसे भी किसी काम की नहीं है, है ना, क्योंकि मेरी आर्मी ज्यादा एफिशिएंट है, अपने ऊपर ज्यादा लोड क्यों ले रहे हो। अब देखो इस एक्शन से क्या हुआ, उसने अपनी आर्मी हटा दी, है ना, चली गई उसकी आर्मी। अब जो आर्मी लगी हुई है वो तो मेरी सगी है। अब वो कहता है ये आर्मी संभालेगा कौन, क्योंकि मतलब क्या है इसमें, कौन संभालेगा, कौन हेड करेगा इस आर्मी को। मैं बोलती हूँ देखो, आपको जिससे कराना हो करा लो, पर अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए, बहुत अच्छे से चाहिए कि भाई ये आर्मी मैनेज्ड रहे और मेंटेन रहे, तो आप मुझसे ही संभलवाओ, क्योंकि मैं अगर संभालूंगी इस आर्मी को तो अच्छा रहेगा, मतलब एफिशिएंट रहेगी आर्मी। तो वो कहता है कि चलो भाई आप संभाल लो। तो अब आर्मी किसके अंडर होगी, मेरे अंडर होगी। आर्मी लॉयल किसके, मेरे लॉयल है। ओके, सो आर्मी इज लॉयल टू मी नाउ। ठीक है, अब इसके बाद आती है कहानी कि भाई ये जो आर्मी है ये मुझे प्रोटेक्ट करेगी बाकी के स्टेट से, है ना। अब बात ये है कि ये बाकी के स्टेट्स लड़ाई क्यों करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, मतलब कोई वॉर, या तो आप अटैक करते होगे, है ना, ये जो बगल वाला पड़ोसी है ये या तो खुद से खुद रेड करता होगा, या फिर आप ऐसा कुछ कर देते होगे जिसकी वजह से ये लड़ने आ जाता है। कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, किसी एक आदमी तो गलती होती नहीं है पूरी तरीके से कभी भी। तो आप ऐसा करो कि ये देखो कि क्यों होती है, या तो आपकी पॉलिसीज की वजह से होती है, या फिर आप खुद से अटैक करते हो। तो ये डिसीजंस भाई, मेरी आर्मी लगी हुई है, मुझे लड़ना पड़ेगा, तो ये सारी दोनों की जानकारी मुझे होनी चाहिए, पॉलिसीज की भी और ये आप जो अटैक कर रहे हो उसकी भी, क्योंकि लड़ना मुझे पड़ेगा। तो भाई ये कहते हैं भैया कि चलो ठीक है आप ये भी ले लो। अब इससे आपने क्या किया, अपनी जो एक्सटर्नल पॉलिसी है ना, इंटरनेशनल अफेयर्स की जो पावर है वो आपने मुझे दे दी। अब मेरे हाथ में आ गई है वो पावर। अब फिर कहता है कि देखो भाई लड़ाइयाँ सिर्फ बाहर दूसरे ही देशों से थोड़ी ना होती हैं, दूसरे स्टेट से ही थोड़ी ना होती है, पड़ोसी से ही थोड़ी ना होती हैं।
अंदर बंदर भी तो दंगे होते हैं, अंदर भी तो लोग बाग एकदम ऐसे मचलने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, इंटरनल डिस्टरबेंस वाला केस। तो मैं बोलती हूँ, बात बताओ, ये लड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो वजह रहती होगी, अपने आप थोड़ी पागल करने लगेंगे। आप ऐसी कोई ना कोई पॉलिसी बनाते होगे, कुछ ना कुछ तो होता होगा जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो कहते हैं यार हो तो सकता है। मैंने बोला कि एक काम करो, आप ना मेरे को जो भी चीज़ है आप वो भी बताया करो। तो उसने बोला कि यार अब बार-बार ऐसे थोड़ी ना फ़ोन लगा के मैं कैसे बता सकता हूँ, या फिर मैं कैसे बुला-बुला के बता सकता हूँ हर एक डिसीज़न जो मैं लूँ। मतलब हर दिन तो अलग-अलग चीज़ें होती हैं ना, क्या पता कोई आदमी आया हेल्प माँगने, मैंने कुछ का कुछ कर दिया, तो अब ये मैं आपको बार-बार चिट्ठी लिख के थोड़ी ना बताऊँगा। तो कहता है कि बात तो सही है यार। मैंने बोला कि बात तो बिल्कुल सही है, तो एक काम करती हूँ, मैं ना अपना एक आदमी आपके कोर्ट में बिठा बिठा देती हूँ, आपके घर में बिठा देती हूँ, वो ना मुझे सब कुछ बताता रहेगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो अब यार ये तो सोचने लगा कि ये तो घर में भेदी जैसे बिठाने वाली बात है। अब मैंने बिठा लिया तो फिर गलत हो जाएगा। तो मैं कन्विंस करती हूँ कि नहीं, नहीं देखो ऐसी बात नहीं है, वो बेड रहेगा, आप कोने में कुर्सी डाल देना, चुपचाप बैठ रहेगा, वो कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। तो अब ये मान जाते हैं थोड़ा-सा कि चलो भाई ठीक है, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ठीक है। अब इस चीज़ से आप समझो, ये पूरी कहानी मैंने बताई, इससे इस पर्टिकुलर स्टेट ने अपनी कितनी सारी आज़ादी खो दी। इसी इसी पूरे के पूरे यू नो प्रोसेस में। अच्छा अब ये होता था कि खर्चा निकालना है तो आप क्या खर्चा कैसे दोगे आप इसका? तो मैंने बोला कि एक काम करो, आप या तो मुझे एक प्रॉपर टोटल अमाउंट दे दो, उससे मैं ना पूरा इनका मेंटेनेंस का, वर्दी का, हथियारों का, हर चीज़ का खर्चा मैं निकाल लूँगा। या तो फिर आप एक काम करो, मुझे एक पीस ऑफ लैंड ले लो। अब वो आप पीस ऑफ लैंड दे दोगे ना, तो मैं उससे खुद से रेवेन्यू जनरेट कर दूँगा, टैक्सेस वैक्सेस निकाल के, मैं खर्चा निकाल लूँगा और फिर पूरी आर्मी मेंटेन कर लूँगा। आपको दोनों चीज़ें जैसी सूटेबल लगे, आप वैसा काम कर लो। तो ये जो है, ये पूरी की पूरी कहानी है सब्सिडरी अलायंस की एज इट इज। जी प्रियांशी है ना, मैं, ये है ब्रिटिशर्स। और ये जो दो घर है ना, ये अलग अलग स्टेट हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस पहले घर को, जिसको मैं कन्विंस कर रही थी, उसको मान लेते हैं अवध। अवध सबसे पहला स्टेट था जो इस झांसे में फंसा था इन 1765, है ना। तो ऐसे ही झांसा दे दे के इन लोगों ने फंसा लिया। और क्या करते थे, अपनी आर्मी तैनात कर देते थे दूसरे स्टेट में। अब वो बोलते थे कि भाई हमने आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग आवर आर्मी, पर इस आर्मी का खर्चा आपको ही उठाना पड़ेगा। तो आर्मी किसकी है? ब्रिटिशर्स की। पर खर्चा कौन दे रहा है? अवध। अवध इज बेयरिंग द एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। ओके। और अब इधर पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का कब्जा भी हो गया एक तरीके से, और खर्चा भी नहीं गया। देखो मैंने ये तो आपको बहुत ज्यादा कहानी बता दी, अब मैं आपको सिंपल सिंपल बता देती हूँ। क्या होता था, ये सब्सिडरी अलायंस एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक इंडियन रूलर एक इंडियन स्टेट को फोर्स करता था। इट फोर्स टू अलाउ अ परमानेंट ब्रिटिश फोर्स अब उनकी खुद की टेरिटरी में, विद इन देयर टेरिटरी, and to finance its keeps and to finance its upkeep। या फिर आप इसको, ये इतना ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप ये बोल सकते हो, विद इन देयर टेरिटरी, ऑन देयर ओन एक्सपेंस, ऑन देयर और इंडियन स्टेट्स एक्सपेंस। ओके, इसका मतलब समझे कि एक इंडियन रूलर है, उसको फोर्स किया जाता था या फिर उसको ऑब्लिगेट किया जाता था कि भाई आपको ना परमानेंटली ब्रिटिश फोर्स को अपनी टेरिटरी में रखना पड़ेगा और अपने ही खर्चे पे रखना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स कोई भी खर्चा नहीं देंगे उसका, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड इज कि उनको ना होस्ट करना पड़ता था, ये जो इंडियन रूलर की बात हो रही है ना, उनकी टेरिटरी की, उनको होस्ट करना पड़ता था अब ब्रिटिश रेसिडेंट एट देयर कोर्ट। वही जो मैंने अभी बताया था ना कि एक आदमी आपको बिठालना पड़ेगा मेरा, जो कि सब कुछ बताता रहेगा, पर वो आपकी काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, ये वही आदमी है, ठीक है। अच्छा मैं ना एक कहानी में एक चीज और बताना भूल गई, उन्होंने ये भी बोला
कि भाई देखो आप हमारे साथ डील कर रहे हो तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी यूरोपियन पावर को एंटरटेन मत करना। तो उन्होंने बोला यूरोपियन मतलब फ्रेंच ना। उन्होंने नहीं 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 भाई देखो किसी का नाम नहीं लेते हैं, अशुभ होता है, किसी का भी नाम मत लो। पर वो कहना तो फ्रेंच ही चाह रहे थे, उन्होंने बोला यूरोपियन बोलो, वो फ्रेंच भी तो यूरोपियन ही है। तो आप किसी भी यूरोपियन पावर से एंगेज मत होना, किसी भी यूरोपियन पावर को हायर मत करना, है ना, उनके साथ एंगेज मत होना, या डिप्लोमेसी में बिल्कुल भी एंगेज मत रहना। सो रूलर्स were prohibited from hiring European or engaging in war or diplomacy with other Indian powers, okay, without company's consent. तो इससे क्या हुआ? लॉस ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब समझते हो ना भाई? अपने मन से कुछ भी करने की, अपने मन से, अपने हिसाब से अपने स्टेट को रूल करने की क्षमता खो देना। अब इस पॉइंट में आप ये मान लो कि जो ये इंडियन रूलर है ना, जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है, अब वो ना ही अलाउड है किसी भी इंडियन पावर के साथ लड़ने के लिए, और ना ही किसी यूरोपियन के साथ एंगेज करने के लिए या फिर लड़ने के लिए। मतलब ना ही जो ये इंडियन टेरिटरी है, हम इसको अवध मान लेते हैं, ना वो बंगाल के साथ, फॉर एग्जाम्पल बंगाल के साथ ना वो लड़ाई कर सकता है, ना वो किसी तरीके की ट्रीटी कर सकता है, ना कोई अलायंस बना सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है विदाउट ब्रिटिशर्स परमिशन। ठीक है, और सेम चीज यूरोपियन के साथ भी अप्लाई होती है। वो किसी भी यूरोपियन पावर के साथ ना वॉर कर सकता है, ना ट्रीटी साइन कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है विदाउट द ब्रिटिशर्स परमिशन। ओके। और इतनी सारी कंडीशंस के बदले में ब्रिटिशर्स बोलते थे कि भाई हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। ओके। देखो जो सबसे पहला आदमी था वो था डुप्ले, जिसने ये सारी चीजें चालू करी थी। डुप्ले वाज अ फ्रेंच पर्सन, ओके, फ्रेंच गवर्नर। उसने ये सब कुछ चालू किया था, ये वाला सिस्टम, कि भाई उसने लोग ऐसे वॉरियर्स, यूरोपियन वॉरियर्स देने चालू करे थे इंडियन रूलर्स को, ताकि वो उनके एवज में लड़ाई लड़ सकें। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सारे ही, अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो क्लाइव के बाद के, रॉबर्ट क्लाइव के बाद के जितने भी गवर्नर जनरल थे, उन सब ने ये वाली पॉलिसी अपनाई थी, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी अपनाई थी। और फिर इस पॉलिसी को नियर परफेक्शन ले आए थे वो। अब हम तीसरी बात करें तो सबसे पहला जो स्टेट था जो इस ट्रैप में फंसने वाला था वो था अवध। एंड वो फंसा था 1765 में। उसके बाद बहुत से स्टेट्स फंसते गए। लेट मी टेल यू द सीक्वेंस, क्योंकि इसी सीक्वेंस पे एक क्वेश्चन भी बन चुका है इन पहले, तो मैं वो बता देती हूँ। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ना पीजी नहीं कर पाए होंगे, सब अंडर ग्रेजुएट होंगे। अब ये यूपीएससी की प्रिपरेशन इतनी भारी पड़ जाती है कि नहीं कर पाते। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हम तो पीजी भी नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। ठीक है, कि हम तो पीजी भी नहीं कर पाए भाई यूपीएससी के चक्कर में, है ना। तो अब आपने क्या करना है इसमें, अगर इसको इलैबोरेट करें तो सबसे पहले जो सब्सिडरी अलायंस साइन करी, या फिर जो सबसे लास्ट तक हुई, सबसे पहले हैदराबाद। ठीक है। फिर मद्रास, सॉरी मैसूर, वेरी वेरी सॉरी, मैसूर। देन तंजौर। ओ को अवध भी बोलते हैं। देखो मैंने अभी बोला कि अवध पहला ऐसा था जो मतलब ऐसी पॉलिसी में फंसने वाला या प्रोटेक्शन ट्रैप में फंसने वाला, वो उस समय की बात है जब डुप्ले था। ऐसी कोई सब्सिडरी अलायंस का कुछ एक सिस्टम नहीं था कि साइन करना पड़े, है ना। साइन करने वाला कोई सिस्टम नहीं था। ये जो सीक्वेंस बता रही हूँ मैं ऐसे किसी प्रिंसिपल या फिर मतलब फिलोसफी या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि जो सबसे पहले अवध फंसा था ना 1765 में, वो ऐसे फंसा था कि ऐसे कोई नाम नहीं दिया था सब्सिडरी अलायंस का, कोई ऐसे डेफिनेट नाम नहीं था। बस ऐसा था कि भाई हम ब्रिटिशर्स या फिर फॉरेन पावर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये प्रोटेक्शन ट्रैप में फंसा था, सब्सिडरी अलायंस साइन करने का कोई किस्सा नहीं था, है ना। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना बिल्कुल सही है। आपको एक बार फिर भी चेक करना हो तो कर लेना। सी हम तो पीजी भी नहीं कर पाए, ये एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है जो कि आप आराम से याद कर सकते हो। ओ से औद है, औद मतलब अवध को औद भी बोलते हैं। ठीक है। अब पी से देखे तो पूना, जी से ग्वालियर, बी से बड़ौदा, आई से इंदौर, और नहीं कर पाए को तो काट दो आप।
तो दिस इज द सीक्वेंस, प्लीज इसको याद कर लेना क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन बन चुका है। इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर। अच्छा, जो क्वेश्चन बना है वो सब्सिडरी अलायंस पर नहीं बना है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पे बना है। पर अगर आप ये याद कर लोगे ना तो हो सकता है कि कल के दिन सब्सिडरी अलायंस पे भी बन जाए। देखो, अब कुछ ना स्टेजेस में ये सब्सिडरी अलायंस होता था। लेट मी टेल यू ऑल दी स्टेजेस। इट हैपेंड इन 4 stages, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड दैट, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट अगेन। अब देखो, पहले स्टेज में क्या होते थे कि ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करते थे कि अरे हम तो आपकी मदद ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। दूसरे स्टेज में क्या करते थे, वो कॉमन कॉज ढूंढते थे कि भाई तेरी भी लड़ाई है, मेरी भी लड़ाई है, आ लड़ लेते हैं। वो रिंग फेंस पॉलिसी में होता था ना कि अवध को प्रोटेक्ट करने चले जाते थे ब्रिटिशर्स, है ना, और बंगाल को वो कर देते थे अपना, क्या कहते हैं, बचाने के लिए। तो रिंग फेंस पॉलिसी में ये चीज आई थी। अब यहीं पे इन्होंने कॉमन कॉज ढूंढ लिया और फिर अवध को प्रोटेक्ट करने चले गए। तो यहाँ पे जो आर्मी है, ब्रिटिशर आर्मी भी है प्लस अवध की आर्मी भी है। तो ये कॉमन कॉज ढूंढकर ऐसी चीजें करने लग गए। फिर थर्ड स्टेज में क्या हुआ, उन्होंने लोगों की वो नहीं मांगी कि भाई हमें, उनने बोला कि हमें सोल्जर्स नहीं चाहिए आपके, आप हमें सोल्जर्स मत दो, आप हमें पैसा दे दो, यू गिव अस मनी। आप हमें पैसा दे दोगे ना तो हम खुद से ही मेंटेन चीजें सब कुछ कर लेंगे। हम सब कुछ रिक्रूट भी खुद ही कर लेंगे, है ना, हम ट्रेन भी खुद ही कर लेंगे, हम मेंटेन भी खुद ही कर लेंगे, हम खाना पीना भी खुद ही खिला देंगे, सब हम खुद कर लेंगे, आप बस पैसा दो। अब लास्ट स्टेज क्या होता था कि एक हाई लेवल ऑफ फी सेट हो जाती थी, हाई लेवल फी सेट हो जाती थी, ये जो पूरी आर्मी है इसके लिए। ये जो आर्मी बनी और आर्मी रिक्रूट हुई उस स्टेट में, है ना, तो अब उसके लिए एक हाई लेवल फी बिल्कुल एकदम फिक्स होगी। अब जब जो ये स्टेट है ना, जैसे कि हम अवध मान लेते हैं, ये जो स्टेट है अगर ये फेल कर गया, ये इतनी ज्यादा पैसे देने में, हाई लेवल फी पे करने में अवध फेल कर गया, तो ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, ठीक है भाई ठीक है, हम तुम्हें मार वार नहीं रहे, हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, एक काम करो, तुम ना छोटा सा हमें अपना लैंड का पार्ट दे दो, हम मान लेंगे कि तुमने पेमेंट कर दी। अब एक बात बताओ, इतना बड़ा अवध, अब वो एक बार पैसे नहीं दे पाया, इतनी गई। दूसरी बार पैसा नहीं दे पाया, इतना लैंड चला गया। तीसरी बार पैसा नहीं दे पाया, इतना लैंड चला गया। अब धीरे धीरे करके ना जो ये पूरा अवध है वो आ गया ब्रिटिशर्स के हाथों में। सो दिस वाज द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो चलो स्लाइड्स भी देख लेते हैं। अब की फीचर्स क्या थे इस अलायंस के। देखो, ब्रिटिशर्स ट्रूप्स जो है ना, ब्रिटिश ट्रूप्स, वो इंडियन रूलर जो है, दे शुड मस्ट मेंटेन अ ब्रिटिश कॉन्टिजेंट एट हिज ओन एक्सपेंस। वही है कि ब्रिटिशर्स की आर्मी आपको अपने स्टेट में होस्ट करनी है और अपने एक्सपेंस पे करनी है ना। अभी ये हो गया, मतलब इसको तो ऐसे मान लो कि मेरा एक दोस्त है, उसके घर वाले आए हैं पर वो मेरे यहाँ रुक रहे हैं। अब वो दोस्त कह रहा है कि भाई मेरे घर वाले हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, तू अपने यहाँ रख उन्हें, पर पैसे भी तू ही खर्च करेगा उन पे, है ना, खर्चा भी तेरा ही होगा, खाना भी तेरा होगा, सब कुछ तेरे ही होगा। तो वो वही वाली चीज थी कि ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि हम अपनी आर्मी भेज रहे हैं, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, प्लस इन रिटर्न आपको क्या करना है, इनका खर्चा उठाना है। ठीक है, ब्रिटिश रेसिडेंट, वही उनका जो कोर्ट था ना, कोर्ट में एक आदमी बैठेगा ब्रिटिशर्स का, ताकि वो एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर दोनों को देख पाए कि भाई लड़ाई तो हमें ही लड़नी है अगर तुमने कुछ गलत पॉलिसी बना दी तो। फॉरेन पॉलिसी के लिए तो जो रूलर था वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, ना कि ना ही वो इंडियन पावर्स के साथ अलाउड था, ना ही यूरोपियन पावर्स के साथ अलाउड था। वो किसी के भी साथ अलाउड नहीं था कि वो किसी के भी साथ ट्रीटी कर पाए या लड़ाई भी कर पाए या कोई भी पॉलिसी साइन कर पाए या कुछ भी कर पाए। ठीक है, एक तरीके से फ्रीडम छिन चुकी थी, सोवेरेंटी लूज हो चुकी थी। मेन एनालिसिस क्या था, इम्पैक्ट क्या था अलायंस का। तो देखो, अब देखो ब्रिटिशर्स के पास तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, क्यों, उनकी एक अच्छी खासी आर्मी मेंटेन हो रही है जिसको वो रूल कर रहे हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल है, जो कि अगर चाहे तो हाल के हाल उस स्टेट में बैठे हुए आदमी को उठा फेंके। पर पैसा किसका लग रहा है, इंडियन स्टेट्स का। तो ठीक है, मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स। अब ये हुआ फॉर्ट वॉर्स फार फ्रॉम ब्रिटिश टेरिटरी, स्ट्रैटेजिक डेप्थ। अब ये मान लो कि अभी अवध है, अवध को कब्जा कर लिया तो बंगाल बच गया ना, तो मतलब दूर से लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने मतलब अपनी टेरिटरी को बचा रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने एलिमिनेट कर दिया फ्रेंच इन्फ्लुएंस, क्योंकि एक जो कंडीशन थी इस सब्सिडरी अलायंस की वो ये भी तो थी कि यूरोपियन पावर्स के साथ आपको कोई नाते रिश्ते नहीं रखने हैं।
अब इम्पैक्ट क्या था इंडियन स्टेट्स पे, तो इट वाज ऑल नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव कैसे, सॉवरेनिटी लूज हो गई कि भाई कुछ भी चीजें कर रहे हैं अपने मन से कर ही नहीं पा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस खुद से कर ही नहीं पा रहे हैं, सब कुछ जो भी करना पड़ रहा है ब्रिटिशर्स के भरोसे ही करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक ड्रेन कैसे, क्योंकि भाई ट्रूप्स को संभालने का, आर्मी को संभालने का पैसा ही इतना ज्यादा था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। और जब वो पे नहीं कर पा रहे थे तो उन्हें अपना लैंड देना पड़ रहा था, अपना थोड़ा थोड़ा लैंड, थोड़ा थोड़ा प्लॉटिंग ऐसे कर करके उन्हें देनी पड़ रही थी ब्रिटिशर्स को पेमेंट के बदले में। ठीक है, अब देखिए कैसा हुआ, ये जो ब्रिटिश आर्मी बैठ गई थी और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी, उससे क्या हुआ कि रूलर्स के पास बिल्कुल भी इंसेंटिव नहीं रहा कि वो अच्छी तरीके से गवर्न कर पाए। उनका तो ये था कि अब मतलब एक वो हो गया है ना कि ब्रिटिशर्स आगे रूल कर ही रहे हैं भाई, वो गवर्न कर ही रहे हैं, मैं क्या करूँ अब। तो इसकी वजह से मिस गवर्नेंस होने लग गई। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉलिसी विच इज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में एक सिंपल सी बात थी कि, एक मिनट मैं कलर चेंज कर दूं। ओके, सो इन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्हाट यूज्ड टू हैपन कि एक है, अब जैसे मैं झांसी की बात करूं, मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ, तो आई विल टॉक अबाउट झांसी की रानी। इस डॉक्ट्रिन का सिंपल मतलब ये था कि अगर किसी भी राजा महाराजा रानी का कोई भी मेल हेयर नहीं है, मेल हेयर मतलब लेजिटिमेट मेल हेयर, ऐसा नहीं कि अडॉप्टेड हो, अडॉप्टेड नहीं चलेगा, उनका खुद का सगा खून होना चाहिए। अगर कोई भी मेल हेयर नहीं है तो वो जो टेरिटरी है वो पूरी की पूरी ब्रिटिशर्स के हाथों आ जाएगी। अब अगर हम झांसी की बात करें तो झांसी में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने अब झांसी देखा, झांसी में जो रानी थी, रानी का कोई भी बेटा नहीं था। तो जब उनका बेटा नहीं था ना, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम इसको हथियार लेंगे जिसमें रानी लड़ी थी, है ना। तो ये रही कहानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टेड सीन देखना। देखो ऐसा नहीं है, अब जैसे ये पूरा झांसी है, तो झांसी अब किसी के पापा का तो है नहीं ना, वो तो जनरेशन बाई जनरेशन सबके पास जा रहा है, क्योंकि आप उसके राजा हो या महाराजा हो। अब उसमें क्या हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में एक चीज और कही गई कि देखो जो भी फॉस्टर फादर होगा, फॉस्टर फादर कौन होता है कि जैसे अडॉप्ट किया एक बच्चा किसी ने, तो जो भी अडॉप्टेड चाइल्ड होगा ना, उसका जो बाप होगा जिसने अडॉप्ट किया होगा वो फॉस्टर फादर होगा। अब फॉस्टर फादर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसने अगर कोई जमीन खरीद ली या कुछ भी खरीद लिया, तो वो उस बच्चे के पास, अडॉप्टेड बच्चे के पास जाएगी, पूरा का पूरा स्टेट नहीं चला जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं एग्जाम्पल की तरीके से देख लेती हूँ कि जैसे मेरे पापा है ना, मेरे पापा ने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया, ये चिंकी मिंकी को ले आए, चिंकू को ले आए अपने पास। ठीक है, और उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब क्या होगा इसमें, अब मेरे पापा पूरी झांसी को तो है नहीं उनके पास, है ना, और अगर हो भी तब भी नहीं दे सकते। अब उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी इन द सेंस कि उन्होंने जो प्लॉट्स खरीद रखे हैं, जमीनें खरीद रखी हैं, या फिर जितने भी जेवरात खरीद रखे हैं, ज्वेलरीज हैं, ये सब कुछ वो दे सकते हैं उस बच्चे को, पर पूरी की पूरी झांसी नहीं दे सकते हैं ना, तो वो पूरा स्टेट नहीं दे सकते, सिर्फ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ही दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉस्टर फादर है, फॉस्टर फादर सिर्फ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ही अडॉप्टेड चाइल्ड को दे सकता था, इससे ज्यादा, और वो पूरा स्टेट का स्टेट नहीं दे सकता था। अच्छा, अगर अडॉप्टेड सन को पूरा का पूरा स्टेट मिलना है कि नहीं मिलना है, इसका भी डिसीजन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स के पास ही पूरा पावर होता था कि अगर अडॉप्टेड चाइल्ड को स्टेट देना है कि नहीं देना है, ये ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करेंगे। दे कैन एंड दे कैन नॉट गिव, ठीक है, उनका इनका डिसीजन है। पर ऐसा, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी लेके आया था, ऐसा इसमें हो गया था। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा बोलते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, इट इज बेस्ड ऑन हिंदू लॉ। ओके, हिंदू लॉ एंड इंडियन कस्टम्स। ऐसा बोला जाता है कि इंडियन कस्टम्स हिंदू लॉ पे बेस्ड है, क्योंकि भाई ऐसा भी तो है कि अभी आप देखते भी होंगे कि लड़कियों को बहुत समय पहले तक जायदाद नहीं दी जाती थी, उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता था। वो तो अब बहुत सारी अमेंडमेंट्स के बाद ऐसा हो गया है कि लड़कियों को भी हिस्सा मिलने लग गया है। बट ये वही है, हिंदू लॉ और इंडियन कस्टम्स पे डिपेंडेंट थी ये। See here in this slide, if a natural ruler, if a ruler of dependent state died without natural heir, his state would lapse past to British company। मतलब अगर डिपेंडेंट स्टेट है, अगर कोई, अगर वो बिना डिपेंडेंट स्टेट इन द सेंस जो भी ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट हो, है ना, या जिसने सब्सिडरी अलायंस या ऐसे साइन कर रखा हो, वैसे स्टेट्स, अगर वो बिना किसी नेचुरल एयर के मर गया, है ना, तो उसकी जो टेरिटरी है वो पास हो जाएगी ब्रिटिश कंपनी के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और अडॉप्टेड एयर जो हैं वो बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किए जाएंगे फॉर द थ्रोन।
मतलब गद्दी छिन चुकी है। अब डिस्टिंक्शन देखते हैं। इट अप्लाइड स्पेसिफिकली टू स्टेट्स क्रिएटेड बाय और डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिशर्स। ओके, क्रिएटेड बाय और डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिशर्स, या तो ब्रिटिशर्स ने बनाए हों या फिर वो स्टेट्स ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हो। नॉट एंशियंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स, दो डलहौजी स्ट्रेच दिस डेफिनेशन। अब देखो, इंडिपेंडेंट स्टेट्स पे तो ये लागू नहीं थी, पर डलहौजी बहुत चालू था। उसका तो सिंपल सा सीन ये था कि भाई मुझे तो पूरे के पूरे इंडिया पे कब्जा करना है, तो उसने चाहे बाय हुक और बाय क्रोक, उसने तो ये कहा कि मुझे तो कैसे भी करके सब कुछ अपनाना है, हथियाना है, तो उसने पूरी टेरिटरी पर रूल किया, चाहे जैसे भी किया हो। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स के ऊपर ये पॉलिसी लागू तो नहीं हो रही थी, पर डलहौजी ने जैसे तैसे करके फिर भी स्ट्रेच कर दी। किसी को बोला कि भाई तुम मिस गवर्नेंस कर रहे हो, किसी को बोला कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, किसी ने बोला कि तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है, किसी पे इल्जाम लगा दिया कि नहीं तुम यूरोपियन पावर्स के साथ साजिश कर रहे हो हमारे खिलाफ। तो ऐसे कर करके वो धीरे से सारी की सारी टेरिटरीज ब्रिटिश रूल में ले ही आया था। अब इसका थोड़ा सा ना सीक्वेंस देख लेते हैं। और हाँ, इसमें थोड़ा सा ये भी देख लो कि मतलब इससे समझ पाओगे कि जैसे अडॉप्टेड सन है ना, तो अडॉप्टेड सन स्टेट नहीं ले सकता है, नो, पर एस्टेट ले सकता है। एस्टेट मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी। ओके, देखो अगर हमें पूरा सीक्वेंस देखना है तो उसका एक अच्छा सा थोड़ा सा क्या कहते हैं ट्रिक है। जैसे कि एक कहावत है, सजै सब उजाना, कि पूरा का पूरा उजाना सज रहा है, तो सजै सब उजाना, है ना। ये हम लिखते हैं ना अपनी व्हाट्सएप वाली भाषा में, तो वैसे ही है। तो देखो, सजै सब उझाना, ठीक है, सजै सब उझाना। ठीक है, अब इससे क्या होता है, सा से सतारा, जा से जैतपुर, सा से संभलपुर, बा से भगत, इट इज भगत। 1 minute, let me correct it, it is बागत। ओके, यू से उदयपुर, झा से झांसी, ना से नागपुर। आई एम वेरी मच सॉरी कि अगर पीडीएफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि दिस इज मेड बाय माय टीम एंड आई जस्ट डोंट लाइक गो थ्रू इट फ्रीक्वेंटली। बहुत सारे सेशंस देने पड़ते हैं। दिस इज जस्ट माय पर्सनल चैनल, सो दैट्स व्हाई। पर आप ये देख लो, वट एवर आई एम टीचिंग इज राइट। इसमें जो लिखा हुआ है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब जैसे मतलब थोड़ा बहुत क्या, पूरा ऐसे ऊपर नीचे नहीं है, आप देख सकते हो इसमें। सबसे पहले क्या है, सतारा, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बागत, फिर उदयपुर, झांसी एंड देन नागपुर। तो इसका जो ट्रिक बनता है वो है सजय सब उझाना। ये जो सीक्वेंस है इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सेम ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो आप इसको ध्यान रखोगे, इट विल बी वेरी 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 इफेक्टिव फॉर यू इन योर प्रिपरेशंस। आपको आगे मदद भी करेगा। अब जैसे अनेक्सेशन हुआ अवध का, अब अवध में कैसे हुआ, 1856 में हुआ था। देखो अब अवध में जो राजा था, जो नवाब वजीद अली था, उसको ये चीज कह के तो हटा ही नहीं सकते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते हुए तो हटा ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसके ना बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे मेल हेयर्स थे उसके पास, है ना, और वो बहुत ज्यादा अच्छा लॉयल एलाई भी था सिंस 1765। तो उसको ऐसे तो नहीं हटा सकते थे, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जैसे कि मैंने बोला कि भाई डलहौजी बहुत चालू आदमी था, वो तो कैसे भी करके हटाने में विश्वास रखता था। तो डलहौजी ने बोला कि भाई तुम मिस गवर्नेंस कर रहे हो, और मिस गवर्नेंस की प्रिटेक्स्ट पे उसने अवध के नवाब को हटा दिया। उसने कहा भाग जाओ यहाँ से, तुम किसी काम के नहीं हो, है ना। अब देखो ये सब कुछ तो कर दिया डलहौजी ने, पर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंस में पॉलिटिकल ब्लंडर था भाई, एक बहुत बुरी तरीके से। इसने क्या किया, सारे ही लोगों को एलियनेटेड फील कर दिया, और जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी सिपाही थे बंगाल आर्मी के, मोस्टली जो कि अवध से थे, है ना, क्योंकि अब यार देखो नवाब वजीद अली है, अब उसके भी तो कितने वफादार लोग होंगे ना जो बंगाल की आर्मी में शामिल होंगे। तो जितने भी उसके वफादार लोग थे जो कि बंगाल की आर्मी में शामिल थे,
उन्होंने वो बंगाल की आर्मी छोड़ दी और उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे तुम्हारी तरफ से, और ये बना डायरेक्ट कॉज फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, रिमेंबर दिस। नाउ लेट्स कम टू द मेन एनालिसिस कि भाई 1857 तक हम गए तो गए कैसे। देखो क्या हुआ। पॉलिटिकल डिस्कंटेंट में क्या हुआ कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थे ना, इससे इंडियन प्रिंसेस इतने ज्यादा घबरा चुके थे कि उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था, वो बहुत ज्यादा अनसेफ फील कर रहे थे और वो सोच रहे थे अब क्या होगा, अब क्या हो गया भाई, कल के दिन हमारे ही आके ना सब कुछ ऐसी तैसी कर दे। इकोनॉमिक रूइन कैसे हुआ भाई, सब्सिडरी अलायंस में बताया था ना कि बहुत ज्यादा हाई लेवल फी फिक्स करते थे। अब वो हाई लेवल फी को पे करते ही करते जो पूरी राज्य था वो खाली हुआ जा रहा था, सारी की सारी ट्रेजरीज ड्रेन हो जाती थी, कोर्ट कल्चर पूरा का पूरा खो चुका था, मतलब बचा ही नहीं था, जिसकी वजह से आर्टिजन और सोल्जर्स के पास कोई काम नहीं बचा था, वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, है ना। अब आप देखो ब्रिटिशर्स की आर्मी वहां पे बैठी हुई है, तो जो उनके खुद के सोल्जर्स हैं, उस स्टेट के जो नेटिव सोल्जर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो चार डालेंगे, तो वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए ना भाई, कोई पैसे ही नहीं बचा किसी के पास। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आ गया कि जो डलहौजी है ना, मैंने बताया था ना कि डलहौजी सिर्फ और सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे फोकस नहीं कर रहा था, वो तो सोच रहा था कि बाय हुक और बाय क्रुक मैं कैसे भी करके ना सारी टेरिटरी अपने अंडर ले लूं, चाहे मिस गवर्नेंस को बोल के, चाहे किसी पे इल्जाम लगा के, कुछ भी करके मैं ले लूं। तो उसकी वजह से ना ब्रिटिशर्स की जो पावर, मतलब जो वर्ड था, मतलब ऐसे वो कुछ भी बोलते थे यार, ट्रीटी वगैरह भी करते थे ना, तो उस पे किसी को भरोसा नहीं रहा, उन्हें लगा कि तुम्हारी ट्रीटी किसी काम की नहीं है, तुम्हारे शब्द सिर्फ शब्द हैं, काला अक्षर भैंस बराबर हो चुका है, क्योंकि तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो भाई, ट्रीटी करके कल के दिन हमारे ऊपर हमला कर सकते हो। जिस चीज ने बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट पैदा किया, फ्यूल किया डिस्ट्रस्ट को, जिसकी वजह से 1857 में एक्सप्लोजन हुआ, रिवॉल्ट हुआ। ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ी सी चीट शीट है। रिंग फेंस में क्या होता है, वॉरिंग हेस्टिंग लेकर आया था, अवध को बफर स्टेट की तरह यूज किया था मराठा के लिए। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है कि मद्रास को बचाने के लिए कर्नाटक को भी यूज किया गया था, कर्नाटक एंड हैदराबाद, हैदराबाद वाज यूज्ड एज अ रिंग फेंस। सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली लेके आया था। ये सारे हैं, पर ये याद है ना, हम तो पीजी भी नहीं कर पाए, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए है सजय सब उझानो, उझानो, सो रिमेम्बर दैट, ठीक है। सा से सतारा, सजय सब उझाना, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगात, उदयपुर, झांसी एंड देन नागपुर। ओके, रिमेम्बर दिस। अब देख लेते हैं थोड़े से मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सी, हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको पीपीटी चाहिए जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको सेम पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगी, है ना। आप ना हर हर वीडियो में जब तक एंड में आप पहुंचते हो, अगर आप पहुंचो तो आप ना ये जो क्वेश्चन है जो मैं देती हूँ वो आप सॉल्व जरूर कर लिया करो, ये आपके आगे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि एवरी क्वेश्चन होल्ड समथिंग। आप जैसे ही मेंस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे, ये तो आपकी मेंस की तैयारी भी साथ साथ में होती चल रही है, आपको अलग से नहीं करनी है कि नहीं अभी मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ूंगा फिर मैं मेंस के लिए पढ़ूंगा। तो मेंस की प्रिपरेशन आपकी साथ साथ में चल रही है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और मेन पार्ट क्या है, आपके पास बेनिफिट क्या है कि मैं हर वीडियो के साथ, हर टॉपिक के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन देती हूँ, तो आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं है। You can do this, okay. So if you like it, share it, comment and subscribe. Thank you for watching.